हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक नोटिफिकेशन आया है आईबीपीएस पीओ की वैकेंसी को लेकर। तो बहुत दिन से आप लोग वेट भी कर रहे थे पीओ की वैकेंसी का। तो आईबीपीएस पीओ में वेरियस बैंक्स की ये वैकेंसी आई हैं, उसी पर आज पूरा का पूरा डिस्कशन आप लोग यहाँ पर करने वाले हैं। सब कुछ देखेंगे कि एज क्राइटेरिया क्या है, कैसे आपको अप्लाई करना है, कितने राउंड्स में आपका ये एग्जाम होने वाला है। तो इन सब चीज़ों पर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग इनिशियल पर लेकर जाती हूँ। वैकेंसीज कौन सी आई हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, तो इन डेट्स को आपको नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम जल्दी से इन डेट्स के बारे में देख लेते हैं। देखो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स, मतलब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से करना स्टार्ट कर पाएंगे, फॉर्म्स कब से आपके फिल होंगे। तो 1/8 मतलब 1 अगस्त से इसके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए। 1 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में ये जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। उसके बाद पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस 1 से 21 के बीच में ही, मतलब फॉर्म फिलिंग का पूरा प्रोसीजर आपका 1 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में है। तो ये डेट्स ज़रूर याद रखें। उसके बाद आप देखें डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर प्री एग्जाम ट्रेनिंग। ये जो प्री एग्जाम ट्रेनिंग है, इसका कॉल लेटर्स आपके डाउनलोड होने स्टार्ट होंगे सितंबर 2023 से। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात है, आगे इस नोटिफिकेशन में ये चीज़ लिखी हुई है कि ये जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग है जो स्टूडेंट्स को दी जाती थी गवर्नमेंट के द्वारा, वो ट्रेनिंग इस बार नहीं हुई है कोविड के गाइडलाइंस को ध्यान में रखकर। तो ये जो ट्रेनिंग है, ये पीईटी जो हुआ करती थी, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, है इस बार ये ट्रेनिंग नहीं होने वाली है। तो इस वाले को आप ध्यान ना दें, आपको बस अभी स्टार्टिंग के ये ध्यान रखना है कि फॉर्म्स आपके कब से कब तक फिल होंगे। कंडक्ट ऑफ प्री एग्जाम, फॉर्म्स तो अभी फिल हो रहे हैं, ये जो एग्जाम्स हैं ये कंडक्ट कब होंगे, सितंबर में कंडक्ट होंगे। तो अगस्त में फॉर्म फिल्स हो रहे हैं और सितंबर के मिड में या एंड ऑफ जो सितंबर होगा, वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि आपको कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आएगा इसका, और तब से एग्जाम्स होने स्टार्ट होंगे। अभी टेंटेटिव डेट्स ही हैं ये, कि हम मान के चल सकते हैं कि मिड ऑफ सितंबर या एंड ऑफ सितंबर में ये एग्जाम्स होंगी। अभी तक कुछ डेट्स हमें पता नहीं पड़ी हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन 2-3 मोड्स में होगी, एक तो प्री एग्जामिनेशन होगी, दूसरी मेंस एग्जामिनेशन है इसमें, और तीसरी जो एग्जामिनेशन होगी वो होगी इंटरव्यू। तो ये 3 मोड्स में आपका ये जो पूरा एग्जाम है ये होने वाला है। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम सितंबर से अक्टूबर के बीच में कंडक्ट करवाई जाएगी वेरियस सेंटर्स पर। मैं अभी सेंटर्स भी आप लोगों को बता दूंगी। जो रिजल्ट है ऑनलाइन एग्जाम का, वो रिजल्ट टेंटेटिव है अक्टूबर में, सितंबर में एग्जाम होगी, टेंटेटिव है कि अक्टूबर में इसका रिजल्ट आ जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम्स जो मेंस होगी, प्री एग्जाम आपकी सितंबर अक्टूबर में हो रही है, मेंस जो एग्जाम है वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में। तो फिर से एंड ऑफ अक्टूबर और स्टार्टिंग ऑफ नवंबर आप यहाँ पर टेंटेटिव मान के चल सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो मेंस है वो नवंबर 2023 है, वही चीज़ लिखी हुई है। जो मेंस का रिजल्ट है वो कब आएगा, तो वो दिसंबर 2023 में। मतलब अगर अभी से आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं तो दिसंबर तक आपका मेंस का रिजल्ट आ सकता है। और 2024 में आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा, जो इंटरव्यू आपका जनवरी फरवरी 2024 में होगा, और आपकी जो ज्वाइनिंग है वो ज्वाइनिंग अप्रैल मार्च तक हो जाएगी। तो अभी से अगर आप लगे रहते हैं तो 1 साल के अंदर आप बैंक पीओ वाला जो पूरा पोस्ट है उस पोस्ट पर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो इंपॉर्टेंट डेट्स से रिलेटेड है। अब इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं इस नोटिफिकेशन में, आपको ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन आप पूरा डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा एक बार देख सकते हैं। ये वाला जो बैंक साइट है, इस साइट पर www.ibps.in, तो यहाँ पर जाकर आप खुद भी पूरा इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। आईबीपीएस पीओ की ये पूरी वैकेंसी है। अब आगे बातें करें, ये सारी बातें हमने इंपॉर्टेंट डेट्स को देखी। आपके लिए अभी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण डेट्स हैं 1 तारीख से 21 तारीख के बीच में फॉर्म फिल्स हो रहे हैं। तो ये जो डेट्स हैं, इन डेट्स को आपको ब्रॉडली याद करके रखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि एज लिमिट क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट्स, कितनी एज लिमिट वाले स्टूडेंट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका जो बर्थ है, मिनिमम 20 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए, मैक्सिमम 30 ईयर्स ऑफ एज। अगर 30 को आप क्रॉस कर चुके हैं तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। 20 से कम की उम्र के हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। आपका जो बर्थ है वो बर्थ के लिए डेट्स यहाँ पे दी हुई हैं 2/8/1993 से 1/8/2003 के बीच में अगर आपका बर्थ हुआ है। तो अगर ये 2 डेट्स के बीच में आपका बर्थ हुआ है, मैं फिर से इसको हाईलाइट कर देती हूँ, 2 अगस्त 1993 से 1 अगस्त 2003 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो इस डेट ऑफ बर्थ में आप फिल कर पाएंगे फॉर्म को, आप एलिजिबल होंगे इसके लिए। इसके बाद में अगर एक भी दिन आपका है ज़्यादा, अगर आप 2/8/2003 को भी पैदा हुए हैं, तो फिर आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। तो 30 ईयर्स जो है वो इसकी मैक्सिमम एज लिमिट है। ये जो एज लिमिट है, ये एज लिमिट है जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स हैं।
अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है, जैसा हर एग्जाम में मिलता है। अब इसमें एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं, देखिए शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब, SC या ST कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब 35 ईयर्स की एज तक का के स्टूडेंट्स भी इसका फॉर्म भर पाएंगे। अदर बैकवर्ड क्लासेस जो कि नॉन क्रीमी लेयर में आती हैं, दूसरी जो EWS में भी बोलते हो ना, तो वो वाली जो क्लासेस है उसका आपको एज लिमिट है 3 ईयर्स, तो 3 साल आपको एज लिमिट मिल रही है। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, तो डिसेबिलिटीज़ मतलब जैसे मान लीजिए हियरिंग डिसेबिलिटी है या फिर साइट डिसेबिलिटी है, ये वाली डिसेबिलिटी है तो आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा। एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं, इसकी भी पूरी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन एक्स सर्विसमैन को मिल रहा है। और पर्सन्स अफेक्टेड बाय 1984 रियॉट्स, 1984 रियॉट्स से अगर आप प्रभावित हैं, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है इस चीज़ से रिलेटेड, तो आपको 5 साल का इसमें भी जो रिलैक्सेशन है वो रिलैक्सेशन मिलेगा। तो अगर जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको तो 30 ईयर्स तक मान के चलना है, बाकी के लिए आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। अच्छा ये मैंने गलत बोल दिया, ये EWS नहीं था, ये जो अदर बैकवर्ड क्लासेस जो OBC होता है, OBC के लिए वो वाली एज लिमिट थी। तो OBC के लिए 3 ईयर्स की एज लिमिट है ना, 3 ईयर्स रिलैक्सेशन मिल रहा है, 33 ईयर्स। SC ST के अगर आप कैंडिडेट हैं तो आप 35 ईयर्स के हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, और बाकी के मैं यहाँ पर आपको बता चुकी हूँ। तो ये सब था एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड। अब प्री एग्ज़ाम का जो सबसे ज़्यादा आपको इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए आप इस वीडियो को ही देख रहे होगे कि ये प्री एग्ज़ाम कैसे पैटर्न होने वाला है, कितने सब्जेक्ट्स आएंगे, उन सब बातों को हम पहले करते हैं। तो मैंने जैसा कि अभी बोला था कि 3 मोड्स में आपकी एग्ज़ाम होगी, प्री एग्ज़ाम होगी, फिर मेंस एग्ज़ाम होगी और फिर होगा आपका इंटरव्यू। ये जो प्री एग्ज़ाम है ये क्वालिफाइंग टाइप की है, तो क्वालिफाइंग एग्जाम है ये। आपका जो सिलेक्शन होगा वो मेंस और इंटरव्यू बेसिस पर होगा। अब क्वालिफाइंग मार्क्स तो ये कहने को सिर्फ क्वालिफाइंग होती है, इसमें स्कोर तो आपको पूरा ही करना पड़ता है। देखो थोड़ा सा ध्यान से, 3 सब्जेक्ट्स इसमें आ रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज है, दूसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी। तो मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट्स आपके पूछे जा रहे हैं। टोटल मार्क्स, टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे, तो 30 क्वेश्चन इंग्लिश के, मार्क्स भी उसके 30 हैं। 35 क्वेश्चन मैथ्स के 35 मार्क्स हैं, और 35 रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे, 35 ही मार्क्स हैं। टोटल क्वेश्चंस 100 पूछे जा रहे हैं, टोटल मार्क्स भी 100 है। और अगर आप देखें तो आपको कितने टाइम मिल रहा है इसमें, तो आपको 60 मिनट्स टाइम लिमिट मिल रहा है, मतलब 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस सॉल्व करना है। इसके अलावा इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी रहता है और सेक्शनल टाइम भी रहता है, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने जो इंग्लिश वाला पोर्शन है उसको 40 मिनट दे दिए, बाकी आप 20 मिनट में बाकी के पोर्शंस को कर रहे हो, ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आपका बिल्कुल सेक्शनल कट ऑफ भी देखा जाता है। तो अगर देखा जाए तो इंग्लिश वाले पोर्शन के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा, 30 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे। मैथ्स और रीजनिंग में 35 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे। तो मैथ्स और रीजनिंग में 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करना है, और इंग्लिश में आपको 20 मिनट में 30 क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश तो जल्दी हो जाती है फिर भी इसमें कम टाइम दिया, इसमें जो लेवल है वो क्वेश्चन का ऐसा दिया जाता है, लेंदी क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो क्वेश्चंस लेंदी होने के कारण इसमें बराबर टाइम सभी को अलॉट किया गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पर जो मेंस एग्जाम, जब आप इसका कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं, आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ेगा, साथ ही साथ ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ेगा। तो अगर आप प्रीवियस ईयर्स को देखें अगर, तो सेक्शनल जो कट ऑफ होता है वो सेक्शनल कट ऑफ अगर आप पिछले साल से बात करते हैं तो इंग्लिश का जो सेक्शनल कट ऑफ है वो 9 मार्क्स के अराउंड जाता है। मैथ्स और रीजनिंग का भी सेक्शनल कट ऑफ ये 9-10 मार्क्स के अराउंड पर जाता है। तो ये सेक्शनल कट ऑफ आप अचीव करने के बाद जो ओवरऑल कट ऑफ है उस ओवरऑल कट ऑफ को भी देखना पड़ेगा। जब आप ये सेक्शनल और रीजनल ओवरऑल दोनों कट ऑफ को क्लियर कर देते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं आपकी प्री एग्जाम में। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे मेंस एग्जाम देने के लिए। मेंस एग्जाम में अगर आप देखें तो आपके 5 विषय यहाँ पर आ रहे हैं। पहले मैं इन 4 पर बात करती हूँ, उसके बाद मैं 4th वाले पर बात करूँगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें आएंगे, ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो आपके क्वेश्चंस होते हैं। देखिए पहला जो है वो है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। तो रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इसमें रीजनिंग और कंप्यूटर दोनों ही विषयों से संबंधित प्रश्न होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख सकते हैं 45 क्वेश्चंस। इसके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो कितने मार्क्स हैं, 60 मार्क्स है। तो 45 क्वेश्चन के आपको मैक्सिमम 60 मार्क्स मिल रहे हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में होगा।
60 मिनट्स इसके लिए अलॉट हुए हैं। तो आपको 45 क्वेश्चंस कितनी देर में सॉल्व करना है मेंस एग्जाम में? 60 मिनट्स में सॉल्व करना है। उसके बाद आप जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस वाला जो पोर्शन है जिसमें बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमी अवेयरनेस भी पूछा जाता है, इसके 40 क्वेश्चन आएंगे। मैक्सिमम मार्क्स इसके 40 मार्क्स हैं और इसके को करने के लिए आपको 35 मिनट्स मिलेंगे। उसके बाद हम देखें इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर फिर से देखिए आप, नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 35 है, मैक्सिमम मार्क्स इसके 40 हैं और जो टाइम अलॉट हुआ है वो 40 मिनट्स हुआ है। तो आप देख सकते हैं 35 क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पे 40 मिनट्स मिले हैं, यहाँ पे 45 क्वेश्चन करने के लिए कितने मिनट्स मिले हैं? 60 मिनट्स मिले हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल था। डीआई के जो क्वेश्चंस होते हैं, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, 35 क्वेश्चन होंगे, कितना टाइम मिलेगा? मैक्सिमम मार्क्स है 60, 35 क्वेश्चन करने के लिए 45 मिनट्स मिलेंगे, तो 10 मिनट्स एक्स्ट्रा है। अगर एक एक मिनट आप एक क्वेश्चन को देखते हैं तो वैसे ही 1 मिनट में सॉल्व हो नहीं पाते हैं क्योंकि लेंदी पेपर रहता है आपका। ओवरऑल अगर आप टोटल मार्क्स यहाँ पर देखते हैं, लास्ट में ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन है आपका लेटर राइटिंग और ऐसे का। तो इंग्लिश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इस वाले में एग्जाम में प्ले करने वाली है आपका। पहली बात तो प्री एग्जाम में भी इंग्लिश आ रही है जो 30 मार्क्स की आ रही है। मेंस एग्जाम जो है, मेंस एग्जाम में आप ओवरऑल अगर इंग्लिश का वेटेज देखें तो देखिए 40 मार्क्स की इंग्लिश यहाँ पर आई, उसके बाद 25 मार्क्स जो है वो इंग्लिश के यहाँ पर भी हैं, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा? इंग्लिश लैंग्वेज में एक लेटर राइटिंग या फिर ऐसे करना पड़ेगा। तो इसमें आपकी टाइपिंग स्पीड भी देखी जाएगी, मतलब आप जल्दी जल्दी आपको टाइप करना पड़ेगा। 2 आपको सिर्फ मिलेंगे, एक लेटर और एक ऐसे लिखने को आता है, और 2 क्वेश्चंस के आपके 25 मार्क्स निर्धारित हैं। 30 मिनट का टाइम मिलेगा आपको कंप्यूटर को में पूरा इसको टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। तो टाइपिंग भी आपकी होनी चाहिए थोड़ी बहुत स्पीड, और उसके अलावा आपका कॉम्प्रहेंशन बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसे राइटिंग में आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब आप अगर द हिंदू का एडिटोरियल रेगुलर पढ़ते रहते हैं तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, अटैम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि द हिंदू एडिटोरियल से ही रिलेटेड, इसमें करंट न्यूज़ से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ निबंध लिखने को दिया जाता है। तो ये आप बातें ध्यान दें। टोटल अगर ओवरऑल मार्क्स देखे जाएँ तो 225 नंबर है, 225 मार्क्स हैं सब कुछ मिला के। इस कॉम्प्रहेंशन वाले पार्ट को भी मिला के 25 मार्क्स इसके थे और इसके कितने मार्क्स थे? 200 थे, तो 225 जो हैं वो इसके मार्क्स हैं, ठीक है। तो जब आप पूरा इसमें कट ऑफ को क्लियर कर देते हैं तो आपकी मेंस एग्जाम क्वालिफाइड मानी जाती है, और उसके बाद आप किस में जा पाते हैं? आप जो इंटरव्यू वाला पोर्शन है उस इंटरव्यू वाले पोर्शन को देख सकते हैं। ये डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है। मैं आपको यही बोलूँगी कि आप एक बार इसकी हैंडबुक ज़रूर देख लेना वेबसाइट पर जाकर, ताकि आप खुद से इसको एक बार डिटेल में पढ़ पाओ, ठीक है। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, अब थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ते हैं। मेंस एग्जामिनेशन जो है उसमें आप देखें बोथ ऑनलाइन प्री एंड मेंस एग्जाम, तो प्रिलिमिनरी एग्जाम और मेंस एग्जाम दोनों में नेगेटिव मार्किंग ज़रूर होती है, और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 मार्क्स की है। बाकी मैं ओवरऑल स्कोर आपको बता चुकी हूँ। 1 नंबर का एक क्वेश्चन आप मान के चल रहे हैं प्री एग्जाम में, तो और प्री में जो नेगेटिव मार्किंग है वो कितनी है? 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। तो ये इंपॉर्टेंट था। बाकी अब हम लोग चलते हैं आगे। इंटरव्यू के लिए उन लोगों को बुलाया जाएगा जो लोग इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं। देखिए प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक फॉर द सेफ्टी ऑफ द कैंडिडेट्स पीईटी ड्यूरिंग दिस पीरियड मे नॉट बी हेल्ड, तो हो सकता है कि इस बार पीईटी ना हो, तो टेंटेटिव है कि पीईटी इस बार ना हो। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी पोस्ट टोटल आई हैं, तो टोटल पोस्ट आप किस किस के लिए कौन कौन सी रिजर्व है यहाँ पर देख सकते हैं कि जो टोटल पोस्ट है वो 3049 ये टोटल पोस्ट है, 3049। हालांकि ये जो पोस्ट हैं ये पोस्ट बढ़ भी सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो ये कुछ कुछ जो बैंक्स हैं उसमें देखिए कुछ कुछ कैटेगरीज में नॉट रिजर्व्ड लिखा हुआ आ रहा है, मतलब यहाँ पर अभी ये वाली जो पोस्ट है ये पोस्ट बढ़ सकती है। मतलब आप टेंटेटिव मान सकते हैं कि हो सकता है कि 5000 तक इसकी पोस्ट हो जाए, क्योंकि जो पिछला साल था, पिछले साल इसकी पोस्ट 5000 तक थी। हमें पोस्ट से कुछ नहीं करना है, हमें कट ऑफ से करना है। तो आप पूरा का पूरा अपना फोकस रखिए कि कैसे हमको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को एक्यूरेटली सॉल्व करना है, नेगेटिव मार्किंग ना हो जाए हमारी। तो ये सब कुछ था। आप एससी के लिए देख सकते हैं कौन से बैंक में कितनी वैकेंसी है, एसटी के लिए, तो ये सारी आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसको भी रीड आउट एक बार कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलें तो ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं कि कहाँ कहाँ पर आपका प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम कंडक्ट होगी। तो ये सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश की, तो 30 नंबर पर मध्य प्रदेश दिया हुआ है। तो मध्य प्रदेश में भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, सतना, उज्जैन, यहाँ पर आपकी प्री एग्जाम कंडक्ट होगी, और जो मेंस एग्जाम है वो भोपाल, इंदौर और ग्वालियर, ये जो 3 सेंटर्स हैं इन 3 सेंटर्स पर कंडक्ट होने वाली है। आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग वहाँ पर देख सकते हैं कि कितने सेंटर्स आपको अलॉट होने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग आप चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं। आपके जहाँ पर भी आप रहते हैं रेसिडेंशियल एरिया के पास में जो भी शहर है, ये जो भी सेंटर है, उसको आप प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वहाँ पे 3 प्रेफरेंस जब फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी किससे रिलेटेड, इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड। और
बहुत ही जल्दी हम एक स्ट्रैटेजी भी लेकर आएंगे सभी सब्जेक्ट्स की कि कैसे आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है, ध्यान कौन से टॉपिक्स पर देना है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो आपको लगभग सितंबर में है ये एग्ज़ाम, तो 50 दिन आपके पास है, तो 50 डेज़ के लगभग आपके पास समय है। समय बहुत कम है और आपको 3 सब्जेक्ट्स पढ़ना है। और आप इसको सिर्फ प्री के लेवल पर नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जैसे ही प्री के एग्ज़ाम होगी उसका रिजल्ट आएगा, वैसे ही अक्टूबर नवंबर में तो मेंस एग्ज़ाम भी टेंटेटिव है। तो इसलिए आपको पूरी जो ओवरऑल प्रिपरेशन है वो साथ में ही करनी पड़ेगी, प्री की और मेंस की। तो टाइमिंग आपके पास में सिर्फ 50 डेज़ है, तो इस 50 डेज़ में अपनी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाइए कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को कर पाएँ। बहुत ही जल्दी इसका स्ट्रैटेजी का भी एक वीडियो लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।